वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज पावर। तो आज हम डिस्कस करेंगे इन नेटवर्किंग कुछ बेसिक टर्म्स। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है इंटरनेट। द इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। तो जब बहुत सारे नेटवर्क जो होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट हो जाते हैं तब बनता है एक ग्लोबल नेटवर्क और उसे कहा जाता है इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या है? एक तरह का ग्लोबल नेटवर्क है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का। अनेबलिंग यूजर टू शेयर इंफॉर्मेशन अलोंग मल्टीपल चैनल। तो वो यूजर को अनेबल करता है कि वो इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें मल्टीपल चैनल्स में। A computer that connects to the internet can access information from a vast array of available server and other computer by moving information from them to the computer's local memory। जो कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होंगे उनमें वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम ए वास्ट एरे ऑफ अवेलेबल सर्वर, यानी कि जो डेटा की जो कलेक्शन है बहुत बड़ी, उसमें से वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके एंड अदर कंप्यूटर बाय मूविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम टू द कंप्यूटर्स लोकल मेमोरी। और अन्य कंप्यूटर्स में जो इंफॉर्मेशन को है वो उसको मूव कर सकें और इंफॉर्मेशन को मूव कर सकें अपने कंप्यूटर की लोकल मेमोरी में। तो ये है इंटरनेट, सर्विस ऑफ इंटरनेट। तो सर्विस ऑफ इंटरनेट में हमें ईमेल देखने को मिलेगी, चैट देखने को मिलेगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देखने को मिलेगी और भी कई इसकी सर्विसेज हैं इंटरनेट की। तो सबसे पहले है ईमेल। द इंटरनेट अनेबल यूजर टू एक्सचेंज डेटा इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो ईमेल क्या है? एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है और इसमें जो है वो इंटरनेट जो है वो यूजर को अनेबल करता है डेटा और इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेट कर सकें बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू वो एक दूसरे से डेटा इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सके। ईमेल मैसेज आर यूजली एनकोडेड इन अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज टेक्स्ट। ईमेल मैसेज होते हैं वो यूजली एनकोडेड होते हैं एस्की के द्वारा, यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के द्वारा उनको एनकोडेड किया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना, ईमेल जो है, जो ईमेल मैसेज होते हैं उनको एनकोडेड कौन करता है, किसके द्वारा एनकोडेड होते हैं? वो एस्की टेक्स्ट के द्वारा। तो नेक्स्ट है चैट। चैट इज अ एक्सचेंज ऑफ टाइप मैसेज बाय पीपल। तो चैट तो आप समझते ही होंगे सभी। तो क्या है? एक तरह के टाइप मैसेज हैं जो हम एक दूसरे को मैसेज लिख के भेजते हैं ताकि हम उनसे बात कर सकें। इट अनेबल्स people to talk not vocal by typing and sending the message back and forth। तो ये लोगों को अनेबल करते हैं कि आप बिना बोले ही, इसमें आपको बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ सिंपली टाइप करना होता है और मैसेज सेंड करना होता है। फिर आपको वहाँ से भी वैसे ही टाइप मैसेज आपको मिलेगा रिसीविंग में। तो उसके ज़रिए हम क्या करते हैं? एक दूसरे से बात करते हैं। तो ये भी क्या है? सर्विस है इंटरनेट की, चैट। उसके बाद है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अ सर्विस दैट अलो अ ग्रुप ऑफ यूजर टू एक्सचेंज वीडियो इन्फॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है ये एक सर्विस है जो अलो करती है ग्रुप को वीडियो के थ्रू इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का सर्विस प्रोवाइड करती है ओवर द इंटरनेट के जरिए। इट इंक्लूड एन ऑडियो टेलीकॉन्फ्रेंस फैसिलिटी। तो इसमें जो होती है वो ऑडियो टेलीकॉन्फ्रेंस की फैसिलिटी भी इंक्लूड होती है। नेक्स्ट है वायरलेस लैन। वायरलेस लैन और WLAN is a wireless local area network that user radio waves as its carrier। तो जो WLAN है यानी कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो रेडियो वेव्स का यूज करती है। द लास्ट लिंक विद द यूजर इज वायरलेस, यानी कि जो लास्ट लिंक होगा यूजर के साथ वो वायरलेस होगा। यानी कि जैसे आप घर में एक वाईफाई का कनेक्शन लेते हो तो आपके घर तक जो वाईफाई का कनेक्शन है वो किसी भी केबल के द्वारा आएगा, जो भी ऑप्टिकल केबल होगी उसके द्वारा आएगा। फिर आपके घर पर एक मॉडेम लगा दिया जाएगा। तो जो लास्ट लिंक होगा यानी कि आपका और वाईफाई जो मॉडेम होगा उसके बीच जो लिंक होगा वो वायरलेस होगा। सिंपली आप अपने मोबाइल से वाईफाई ऑन करोगे और आप उससे कनेक्ट हो सकते हो, तो वो जो कनेक्शन होगा वो वायरलेस होगा। तो जो लास्ट लिंक होगा वो यूजर के साथ वो वायरलेस होता है।
टू गिव नेटवर्क कनेक्शन टू ऑल यूजर इन द सराउंडिंग एरिया। तो जो WLAN होता है वो जो नेटवर्क कनेक्शन प्रोवाइड करता है वो एक सब यूजर के लिए एक सराउंडिंग एरिया तक ही प्रोवाइड करता है। एरिया में रेंज फ्रॉम अ सिंगल रूम टू एन एंटायर ऑफिस। तो जो जो एरिया होगा उसकी जो रेंज होगी, जो उसकी कनेक्शन की रेंज होगी, या तो वो एक सिंगल रूम तक होगी या एक एंटायर ऑफिस तक होगी। इससे ज़्यादा WLAN की रेंज नहीं होती है। तो नेक्स्ट है इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। द इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट इज द सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट क्या है? एक तरह का सेट है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का दैट implement the protocol stack on which the internet and the most commercial network run। तो ये क्या करता है? ये इम्प्लीमेंट करता है प्रोटोकॉल स्टॉक को इंटरनेट पर, और जो मोस्ट कमर्शियल नेटवर्क होते हैं जो रन हो रहे हैं उनके लिए वो प्रोटोकॉल स्टॉक को इम्प्लीमेंट करता है इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। तो ये बात ध्यान में रखना कि जो इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट है वो सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है और ये इम्प्लीमेंट करता है प्रोटोकॉल स्टॉक को इंटरनेट और जो भी मोस्ट कमर्शियल जो भी नेटवर्क रन हो रहे हैं उनके लिए प्रोटोकॉल स्टॉक को इम्प्लीमेंट करता है। उसके बाद आता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP, जिसे हम FTP बोलते हैं। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज a commonly used protocol for exchanging file over any network that support the TCP/IP प्रोटोकॉल। तो जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है वो कॉमनली यूज प्रोटोकॉल है फाइल्स को एक्सचेंज करने के लिए किसी भी नेटवर्क के ऊपर जो सपोर्ट करता हो TCP/IP प्रोटोकॉल को। तो इस बात का ध्यान रखना, फाइल ट्रांसफर FTP जो होता है वो उसी नेटवर्क को सपोर्ट करता है जो TCP/IP प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता हो, उसी पर वो फाइल को एक्सचेंज करेगा उसी नेटवर्क पर, सच एज इंटरनेट और इंट्रानेट। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? यानी FTP जो है वो फाइल एक्सचेंज करेगा इंटरनेट और इंट्रानेट पर। देयर आर टू कंप्यूटर इन्वॉल्व इन FTP ट्रांसफर, अ सर्वर एंड अ क्लाइंट। तो जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है उसमें दो कंप्यूटर इन्वॉल्व होते हैं, सर्वर और क्लाइंट के बीच में फाइल्स को एक्सचेंज करता है। तो ये ध्यान रखना, FTP जो है वो उसी नेटवर्क पर फाइल को एक्सचेंज करेगा जो सपोर्ट करती हैं TCP/IP प्रोटोकॉल को। कौन कौन से दो कंप्यूटर जो इन्वॉल्व होते हैं? सर्वर और क्लाइंट। फिर उसके बाद है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP, जो फुल फॉर्म भी याद रखना, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज अ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑफर यूजर एक्सेस टू इंटरनेट एंड रिलेटेड सर्विसेज। तो ISP क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या तो एक बिजनेस होगा या ऑर्गेनाइजेशन होगा जो यूजर को ऑफर करता है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, और जो भी इंटरनेट से रिलेटेड सर्विस होगी उनको एक्सेस करने के लिए सर्विस प्रोवाइड करती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है। मैनी बट नॉट ऑल ISP आर टेलीफोन कंपनी। तो ज़्यादातर कंपनी ISP कंपनी क्या होती हैं? वो टेलीफोन कंपनी होती हैं, लेकिन सभी जो ISP कंपनी है वो टेलीफोन कंपनी नहीं होती है। यानी कि जैसे कि BSNL है तो वो एक टेलीफोन कंपनी भी है और उसी के साथ साथ वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड भी करती है। उसी तरह एयरटेल है, वो भी एक टेलीफोन कंपनी है जो टेलीफोन सर्विस के साथ साथ हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है, हमारे घर पर हमें वाईफाई प्रोवाइड करती है। उसी तरह जियो है और कुछ ऐसी और भी कंपनी जो सिर्फ टेलीफोन ही कंपनी है लेकिन वो ISP प्रोवाइड नहीं करती, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड नहीं करती। और कुछ कंपनी ऐसी हैं जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती हैं लेकिन वो टेलीफोन कंपनी नहीं है। तो इन बातों का ध्यान रखना। फिर उसके बाद है नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर यानी कि NSP। ये ISP हो गया और ये NSP हो गया, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। तो a network service provider NSP is a business or organization that bandwidth और network access। तो जो नेटवर्क NSP है, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है, वो एक तरह का बिजनेस होगा या ऑर्गेनाइजेशन होगा जो सेल करता है बैंडविड्थ को और एक्सेस करने के लिए हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए सर्विस प्रोवाइड करता है। तो बैंडविड्थ क्या होती है? डेटा ट्रांसफर कैपेसिटी होती है कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसको ध्यान में रखना, बैंडविड्थ जो होती है वो डेटा ट्रांसफर कैपेसिटी होती है कंप्यूटर नेटवर्क की इन बिट्स पर सेकंड में। तो बैंडविड्थ को मेजर किया जाता है
बिट्स पर सेकंड में, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क किस स्पीड से डेटा को ट्रांसफर कर रहा है, उसकी क्या कैपेसिटी है, वो उसको मेजर करता है। प्रोवाइडिंग डायरेक्ट बैकबोन एक्सेस टू द इंटरनेट एंड यूजली एक्सेस टू इट्स नेटवर्क एक्सेस पॉइंट। तो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर जो है वो बैंडविड्थ को सेल करता है और नेटवर्क को एक्सेस करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। उसी के साथ साथ ये जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो जिसको उसकी बैकबोन कहा जाता है, उसको वो डायरेक्ट एक्सेस करने की सर्विस भी प्रोवाइड करता है। और उसी के साथ साथ ये आपको नेटवर्क एक्सेस पॉइंट को एक्सेस करने की भी सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इन बातों का ध्यान रखना, जो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है वो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो नेटवर्क की बैकबोन होती है, उसको डायरेक्ट एक्सेस करने की सर्विस प्रोवाइड करता है, साथ में ही नेटवर्क एक्सेस पॉइंट को भी एक्सेस करने की सर्विस प्रोवाइड करता है नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी और एनएसपी जो होते हैं ज़्यादातर सिमिलर होती हैं, लेकिन मोस्ट केसेस में जो है एनएसपी है, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है, वो आईएसपी को बैकबोन सर्विस प्रोवाइड करता है, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है नेटवर्क का, उसको एक्सेस करने की सर्विस प्रोवाइड करता है नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी को। तो इस बात का ध्यान रखना। वेब ब्राउजर, a web browser is a program that using the client server model and the World Wide Web Hypertext Transfer Protocol। वेब सर्वर क्या है? एक तरह का प्रोग्राम है और जो यूज करता है क्लाइंट सर्वर मॉडल का। तो इस बात का ध्यान रखना, जो वेब सर्वर होता है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल का यूज करता है और उसी के साथ साथ वर्ल्ड वाइड वेब और HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करता है। सर्व्स द फाइल दैट फॉर्म वेब पेजेस टू वेब यूजर। तो ये जो फाइल्स को सर्व करता है वो वेब पेजेस की फॉर्म में करता है। वेब पेजेस की फॉर्म में वेब यूजर के लिए फाइल्स को सर्व करता है। whose computer contain HTTP client that forward their request। तो सिर्फ उन्हीं कंप्यूटर को जिनमें HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कंटेन होता है। क्लाइंट दैट फॉरवर्ड देयर रिक्वेस्ट, तो क्लाइंट वो होता है जो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है, उसको जो सर्वर से चाहिए होता है वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। तो क्लाइंट सर्वर, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, क्लाइंट सर्वर इज अ नेटवर्क आर्किटेक्चर विच सेपरेट द क्लाइंट फ्रॉम द सर्वर। तो क्लाइंट सर्वर क्या है? एक तरह का नेटवर्क आर्किटेक्चर है जो सेपरेट करता है क्लाइंट को सर्वर से। इस बात का ध्यान रखना। वेब सर्वर यूज करता है क्लाइंट सर्वर मॉडल का, वर्ल्ड वाइड वेब और HTTP का, और वो फाइल्स को सर्व करता है वेब पेजेस की फॉर्म में वेब यूजर के लिए, यानी यूजर को वो फाइल को सर्व करेगा एज वेब पेजेस की फॉर्म में। तो इस बात का ध्यान रखना। फिर उसके बाद आता है प्रॉक्सी सर्वर। Proxy server is a computer that offer a computer network service to allow clients to make indirect network connection to other network service। तो proxy server क्या होता है? proxy server एक तरह का कंप्यूटर है जो कंप्यूटर नेटवर्क सर्विस को ऑफर करता है क्लाइंट्स को कि वो इनडायरेक्टली नेटवर्क से कनेक्ट हो सके किसी भी नेटवर्क सर्विस से बिना उसके IP एड्रेस को बताए हुए। यानी कि ये आप क्लाइंट हो, ये है हमारा ग्लोबल नेटवर्क यानी कि इंटरनेट, और यहाँ पर आ गया सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर। तो ये जो सारा सिस्टम है, ये जो कम्युनिकेशन होगी क्लाइंट से ग्लोबल नेटवर्क के बीच में, वो सर्वर प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू होगी। यानी कि आप जो इंफॉर्मेशन भेजोगे वो प्रॉक्सी सर्वर में जाएगी और फिर प्रॉक्सी सर्वर आगे उस रिक्वेस्ट को ग्लोबल नेटवर्क को भेजेगा। यानी कि इसमें क्या होगा, जो आपका IP एड्रेस होगा वो मास्क रहेगा, यानी कि वो हाइड रहेगा। जो प्रॉक्सी सर्वर होता है वो आपके IP एड्रेस को मास्क कर देता है, छुपा देता है, लाइक एज VPN यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो VPN भी कुछ ऐसा ही काम करता है, ये आपके IP एड्रेस को छुपा देता है और उसी के साथ साथ जो डेटा आप सेंड करते हो, रिसीव करते हो, उसको वो इनक्रिप्ट कर देता है VPN। लेकिन प्रॉक्सी सर्वर ऐसा नहीं कर पाता है। प्रॉक्सी सर्वर सिर्फ आपके IP एड्रेस को हाइड करता है, आपके IP एड्रेस को मास्क करता है,
डेटा को इनक्रिप्ट नहीं कर पाता है। बस इतना सा फ़र्क है VPN और प्रॉक्सी सर्वर में। तो आई होप आप प्रॉक्सी सर्वर समझ गए होंगे कि क्या होता है। नेक्स्ट है वेबसाइट। अ वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो वेबसाइट क्या है? कलेक्शन है वेब पेजेस की, टिपिकली कॉमन टू अ पर्टिकुलर डोमेन नेम और सब डोमेन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब ऑन द इंटरनेट। सामान्यतः आमतौर पर जो भी वेब पेज होगा वो पर्टिकुलर डोमेन नेम के साथ होगा या सब डोमेन नेम के साथ होगा वर्ल्ड वाइड वेब पर, इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट। तो वेबसाइट कलेक्शन है वेब पेजेस की और आमतौर पर ये या तो पर्टिकुलर डोमेन नेम होगा या सब डोमेन नेम में होता है इंटरनेट के ऊपर। फिर जो वेबसाइट होती हैं उसके दो तरह की फॉर्म होती हैं, एक होती है स्टैटिक वेबसाइट और दूसरी होती है डायनामिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट यानी कि फिक्स्ड वेबसाइट, स्थिर। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। तो जो स्टैटिक वेबसाइट होती है उनमें जो कंटेंट होगा वो बिल्कुल स्टेबल होगा और हर एक यूजर को वो वैसा का वैसा ही दिखेगा। हर एक पेज उसमें जो भी उसमें थिंग्स होंगे, जो भी उसमें कंटेंट होगा वो हर एक यूजर को हर एक पेज पर एक जैसा ही देखने को मिलेगा। और उसी के उल्टा होता है डायनामिक वेबसाइट। डायनामिक वेबसाइट यानी कि डायनामिक का मतलब होता है गतिशील, यानी जो वेब पेज मूवमेंट करता रहता है, जैसे कि यहाँ पर है डायनामिक वेब पेज। डायनामिक वेब पेज कैन बी डिफाइंड एज वेब पेज कंटेनिंग डायनामिक कंटेंट। तो जो वेब पेज जिसमें डायनामिक कंटेंट होगा उसे कहा जाता है डायनामिक वेब पेज। एग्जाम्पल के लिए इमेज, टेक्स्ट, फॉर्म फील्ड एक्सेट्रा। तो जिसमें इमेज होगा, टेक्स्ट होगा, फॉर्म फील्ड होती है, जो भी आप फॉर्म वगैरह फिल करते हो वो दैट कैन चेंज मूव विदाउट द वेब पेज बीइंग रीलोडेड। तो वो जो पेज है वो चेंज होता रहता है, उसमें मूवमेंट होती रहती है बिना वेब पेज को रीलोड किए हुए। बिना, यानी कि जब पेजेस में कुछ चेंजेस आते हैं तो आप उसको रीलोड करते हो तभी उसमें चेंजेस आते हैं। लेकिन जो डायनामिक वेब पेज होता है उसमें वो बिना रीलोड किए हुए ही उसमें चेंजेस होते रहते हैं, उसमें मूवमेंट होते रहती है। फिर नेक्स्ट है वेब पेज। अ वेब पेज इज अ रिसोर्स ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। तो वेब पेज क्या एक तरह का साधन है वर्ल्ड वाइड वेब के लिए, यूजली इन HTML फॉर्मेट विद hypertext link to enable navigation from one page or section to another। तो यूजली इसमें जो ज़्यादातर यूज होता है वो HTML और यानी कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि X जो होगा वो एक्सटेंसिबल के लिए यूज होता है, HTML और XHTML फॉर्मेट। तो इन्हीं ज़्यादातर जो वेब पेज होते हैं वो इन्हीं फॉर्मेट में होते हैं जो अनेबल करते हैं नेविगेशन को फ्रॉम वन पेज और सेक्शन और अनदर पेज पे। अ वेब पेज कैन कंटेन कंटेंट विच इज एबल टू बी सीन और हेड बाय द एंड यूजर। तो वेब पेज पर जो भी कंटेंट रहता है वो जो यूजर होता है वो उसको देख सकता है और सुन सकता है। डायनामिक वेब पेज मैंने आपको बता दिया, जो पेज गतिशील होगा, और स्टैटिक जो स्थिर रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस या मूवमेंट नहीं होती है। फिर उसके बाद आता है होम पेज। इट इज़ द फर्स्ट पेज दैट लिंक साइट टेक टू द यूजर। तो ये आपको पता ही होना होम पेज क्या होता है, जो किसी वेबसाइट का फर्स्ट पेज होता है उसे होम पेज किया जाता है। और किसी भी लिंक और साइट के द्वारा जब आप लिंक या साइट खोलते हो तो जो सबसे पहले पेज ओपन होगा वो होम पेज होता है उस वेबसाइट। फिर आता है इट मोस्ट ऑफन रेफर टू इनिशियल और मेन वेब पेज ऑफ वेबसाइट। अक्सर अक्सर ज़्यादातर इसको रेफर किया जाता है इनिशियल पेज यानी कि जो शुरुआती पेज होता है वो, और मेन वेब पेज ऑफ वेबसाइट, और जो वेबसाइट का मेन पेज होता है उसे होम पेज कहा जाता है। फिर है इट इज़ अ पर्सनल वेब पेज। तो ये पर्सनल वेब पेज है किसके लिए? फॉर एग्जांपल एट अ वेब होस्टिंग सर्विस। जो उस वेब पेज की जो वेब होस्टिंग कर रहा है उसके लिए वो पर्सनल वेब पेज होगा, उनका वो पर्सनल वेब पेज होगा। और अ यूनिवर्सिटी वेबसाइट दैट टिपिकली इज स्टोर इन द होम डायरेक्टरी ऑफ द यूजर। तो यूजर की जो होम डायरेक्टरी में स्टोर होगा वो पर्सनल वेब पेज होगा, जो उसको होस्ट कर रहे हैं उनके लिए वो उनका पर्सनल पेज होगा। तो ये है होम पेज। तो नेक्स्ट है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि यूआरएल मैंने आपको पहले भी बताया था। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल इज अनदर नेम फॉर वेब एड्रेस और वेबसाइट एड्रेस।
तो ये एक दूसरा अन्य नेम होता है वेब एड्रेस और वेबसाइट एड्रेस के लिए यूआरएल। इट इज बेसिकली स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि सीक्वेंस ऑफ अ कैरेक्टर। बेसिकली क्या होता है, स्ट्रिंग जो होता है वो क्या होता है, सीक्वेंस होता है कैरेक्टर्स का, विच रेफर टू द रिसोर्सेज ऑन इंटरनेट। तो जो भी साधन होते हैं इंटरनेट के लिए उनको वो रेफर करता है। फॉर एग्जांपल देख लो, द यूआरएल ऑफ गूगल सर्च इंजन इज www.google.com। तो यूआरएल क्या है, एग्जांपल की तौर से जो गूगल सर्च इंजन है उसका जो यूआरएल है वो क्या है, www.google.com। तो ये इस तरह का होता है। और यूआरएल के 3 पार्ट होते हैं, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आता है उसका प्रोटोकॉल आएगा HTTP, फिर आएगा उसका IP एड्रेस डॉट, फिर आएगा उसका डोमेन। तो ये 3 पार्ट होते हैं यूआरएल के। फिर है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड इज अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इनिशियली डेवलप्ड बाय एंड्रॉयड INC। तो एंड्रॉयड क्या है, मोबाइल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आप मोस्टली यूज करते होंगे। इसको डेवलप किया था एंड्रॉयड INC ने। एंड्रॉयड वाज परचेज्ड बाय गूगल इन 2005। तो एंड्रॉयड को गूगल ने परचेज कर लिया 2005 में। एंड्रॉयड इज बेस्ड अपॉन अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द लिनक्स कर्नल। लिनक्स कर्नल के मॉडिफाइड वर्जन पर बेस्ड है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड हैज ए लार्ज कम्युनिटी ऑफ डेवलपर्स राइटिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो एंड्रॉयड के पास जो है एक काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है डेवलपर्स की जो एप्लीकेशन प्रोग्राम को राइट करते हैं। दैट एक्सटेंड द फंक्शनैलिटी ऑफ द डिवाइस। तो जितने अच्छे एप्लीकेशन प्रोग्राम आपके डिवाइस में आएंगे उससे क्या होगा, आपकी डिवाइस की फंक्शनैलिटी जो है वो एक्सटेंड होगी और आपकी डिवाइस काफ़ी अच्छे परफॉर्म करेंगे। तो ये था एंड्रॉयड। उसके बाद है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, यानी कि WAP। फुल फॉर्म का भी ध्यान रखना। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल वेब इज एन ओपन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। एक ओपन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। अ वेब ब्राउजर इज कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउजर फॉर स्मॉल मोबाइल डिवाइस सच एज सेल फोन। तो जो WAP ब्राउजर है वो कॉमनली यूज किया जाता है एज अ वेब ब्राउजर फॉर स्मॉल मोबाइल डिवाइसेस सच एज सेल फोन। तो सेल फोन में इनका यूज किया जाता था वेब ब्राउजर के तौर पर। तो इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट है वेब एड्रेसेस। वेब एड्रेसेस स्टार्ट विद द नेम ऑफ प्रोटोकॉल। जो वेब एड्रेस है वो स्टार्ट होते हैं प्रोटोकॉल के नेम के साथ, विच इज कॉल्ड HTTP। उसे कहा जाता है HTTP, यानी कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP means that the resources in question will be found on web server। यानी कि HTTP का मतलब है कि जो भी क्वेश्चन, जो भी आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको सर्वर पर मिल जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। तो ये थी बेसिक डिटेल से रिलेटेड लास्ट वीडियो। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उनको वो देखेंगे, और उसके बाद हम उसका बचता है MS ऑफिस जिसको हम एप्लीकेशन के थ्रू ही डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।